नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश काबरवाड़ नरेंद्र एकेडमी गुड्डा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अब हम देख रहे हैं यूएनओ के संबंध में चर्चा करें। इससे पहले हमने द्वितीय विश्व, उससे पहले वर्साई की संधि पढ़ी। एक बच्चे का कमेंट आया कि वर्साई की संधि है वो कल की गई। तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को, ध्यान रखिएगा, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए जर्मनी के द्वारा। दूसरा कमेंट था, दूसरा इसमें कमेंट आया जो लिंटन आयोग, ध्यान रखिएगा, लिंटन आयोग था क्या, पहले समझिएगा। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया 1931 में। चीन ने उसके खिलाफ आपत्ति की और यूएनओ में शिकायत की। यूएनओ ने उसकी जांच के लिए एक लिंटन आयोग बनाया गया, जो बनाया गया 1932 में। ये दो कमेंट थे, उसमें हमने पहले बताया नहीं था कि वो 1919 बताया, लेकिन ये 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर अंतिम हस्ताक्षर हुए थे। और लिंटन आयोग 1932 में बना था। ये लिंटन आयोग बनाया गया था मंचूरिया पर जापान के आक्रमण की जांच करने के लिए, राष्ट्र संघ के द्वारा बनाया गया था। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, ध्यान रखिएगा, विश्व मंच के ऊपर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ का गठन किया गया था 1945 में। यूएनओ की गठन की चर्चाओं में हमने पढ़ा कि विश्व के विभिन्न राष्ट्र, जैसे 51 संस्थापक राष्ट्र हैं, 193 सदस्य, 8 सदस्य राष्ट्र हैं इसके। अब उनके बारे में, अंगों के बारे में हमने चर्चा की। सबसे पहला अंग के रूप में हमने लिखा महासभा। ये महासभा, यूएनओ एक सरकार है, यूएनओ की सरकार में एक अंग है उसका महासभा। जैसे दोस्तों देखिएगा, हर देश की सरकार होती है और सरकार के अंग होते हैं कार्य करने के लिए। और अंगों के रूप में हम देखते हैं, सबसे पहले विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। जिस प्रकार से ये हर सरकार के कार्य करते हैं, उसी प्रकार से यूएनओ में भी यूएनओ के अंग कार्य करते हैं। अंगों के रूप में सर्वप्रथम हमने पढ़ा था महासभा। और महासभा में एक चीज देखी गई थी, ये इसकी विधायी है। विधायिका किसको कहते हैं, जो नियम निर्धारित करती है। विधायिका के कार्य में हमने ये पढ़ा है कि विधायिका के समस्त यूएनओ के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है। हर देश के 5 सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए इसमें केवल प्रत्येक राष्ट्र एक मत ही ले सकता है। इससे आगे हमने ये पढ़ा कि किसी भी राष्ट्र को यदि यूएनओ का नए सदस्यता देनी है या किसी राष्ट्र को इसे निलंबित करना है, इसके लिए भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, तो ये निर्णय होता है कि नए राष्ट्र को यूएनओ का सदस्य बनाना है या नए राष्ट्र को यूएनओ से बाहर करना है। ऐसी स्थिति को हम आगे बढ़ाएं। दूसरे अंग के रूप में हमने पढ़ा था कि दूसरा अंग है इसका सुरक्षा परिषद है। इस पे चर्चा करेंगे एक बार हम। सुरक्षा परिषद क्या है, देखिएगा, ये यूएनओ का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसको यूएनओ की
कार्यपालिका कहते हैं। जैसे हर देश की सरकार में कार्यपालिका महत्वपूर्ण होती है। कार्यपालिका वह होती है जो विधायिका द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनको लागू करने का काम करती है, प्रशासन करने का काम करती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है, वो कार्यपालिका है, और हर सरकार उसकी इर्द-गिर्द घूमती है। उसी प्रकार से जो यूएनओ है, यूएनओ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद, इसका महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, विश्व में शांति बनाना। जहां कहीं भी शांति भंग होती है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य करती है सुरक्षा परिषद। देखें कि सुरक्षा परिषद कार्यपालिका विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कार्य करती है। इससे आगे में देखें कि ये सुरक्षा परिषद बढ़ती कैसे, कौन इसके सदस्य होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हर देश की सरकार में राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष मुख्य होता है और वो संपूर्ण शासन की बागडोर अपने हाथ में रखता है और उसी के अनुसार शासन का संचालन होता है। लेकिन यहाँ पर यह देखा गया है कि सुरक्षा परिषद में ऐसी क्या व्यवस्था है जिसे संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के रूप में ही, यानी महत्वपूर्ण रूप में इसमें कार्य करता है। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सदस्य के रूप में देखा गया है कि इसके 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों का 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, 5 सदस्य और 1 10 सदस्य। ये यूएनओ की सुरक्षा परिषद के ये तो स्थायी सदस्य हैं और ये अस्थायी सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्थायी सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण नहीं होता, ये तो सदातन रहेंगे। जब तक यूएनओ है तब तक ये स्थायी सदस्य बने रहेंगे। जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल है 2 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और चुनने की भी प्रक्रिया है। इन्हें कहा गया है कि जो 10 सदस्य चुने जाते हैं ये 1 वर्ष में 5, फिर अगले वर्ष में 5। मतलब यह है कि प्रतिवर्ष 1/2 सदस्य हैं, प्रतिवर्ष 1/2 सदस्य हैं, वो चुने जाते हैं। 5 1 साल और अगले 5 दूसरी बार। अब जैसे जिनका कार्यकाल 2 वर्ष पूर्ण होता है वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसी रूप में इसके 15 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात है कि स्थायी सदस्य हैं वो परिवर्तन नहीं होते हैं। इन परिवर्तन नहीं होते तो इसके नाम देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, इसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा, ये 5 सदस्य राष्ट्र हैं, ये स्थायी हैं और अस्थायी सदस्य राष्ट्र बार बार बदलते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अस्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, ये अस्थायी सदस्य राष्ट्र हैं। इनका डिवाइडेशन किया गया है, इनका डिवाइडेशन यूं किया गया है कि पहले जो 5 सदस्य ये 5 सदस्य तो अफ्रो एशिया, अर्थात ये 5 सदस्य एशिया अफ्रीका महाद्वीप से 5 सदस्य इसमें निश्चित है। दूसरी बात, हम इससे आगे की यदि चर्चा करें तो 5 के पूर्वी यूरोप है, दूसरा है जो पूर्वी यूरोप है, इससे 1 सदस्य निश्चित है। तीसरी बात, जो पश्चिमी यूरोप है उसमें 2 सदस्य, और चौथी है जो
दक्षिणी अमेरिका है, वहां से 2 सदस्य। इसी प्रकार से 10 सदस्यों को अलग अलग रूप से डिवाइड किया गया है। ध्यान रखिएगा 2021 2022 है, इसके लिए भारत का नामित होना तय हो गया है। वजह क्या है देखिएगा, एशिया प्रशांत, एशिया प्रशांत के 55 राष्ट्र हैं। एशिया प्रशांत के 55 राष्ट्र हैं। इन 55 राष्ट्रों ने भारत के सदस्यता के लिए मोहर लगा दी है। इसके विपरीत किसी प्रकार का कोई सदस्य लड़ नहीं रहा है। इस वजह से तय माना जा रहा है कि 2021 और 2022 के लिए भारत क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा सुरक्षा परिषद में। 23 सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व भारत का चुना जाना तय माना जा रहा है। अब लॉकडाउन के चलते इनका चुनाव नहीं हो पाएगा, यहीं पर इसका क्लियर कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 1921 में कार्यकाल प्रारंभ किया जाएगा। 31 दिसंबर 1922 तक भारत का कार्यकाल रहेगा। इसी रूप में हमने देखा कि 23 सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रतिवर्ष 5 सदस्य, अगले दूसरे वर्ष 5 सदस्य होते हैं। उनका वर्गीकरण किया गया है कि 5 सदस्य तो अफ्रीका एशिया महाद्वीप से होंगे, पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य, पश्चिमी यूरोप से 2 सदस्य और दक्षिणी अमेरिका से 2 सदस्य होंगे। ये इनकी सदस्य संख्या है। ध्यान रखिएगा कि 5 सदस्य स्थायी हैं। 1965 तक यह संख्या 11 थी। 1965 तक यह संख्या 11 थी। 1965 में सदस्य संख्या 5 + 10 = 15 हो गई। इससे पहले इन सदस्यों की संख्या 5 + 6 थी। 11 सदस्य थे और 1965 में बढ़कर के 5 स्थायी और 10 अस्थायी हो गए। पहले 5 स्थायी और 6 अस्थायी थे। ध्यान रखिएगा, स्थायी सदस्यों की संख्या में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई अब तक। वजह क्या है, जो शक्तिशाली राष्ट्र है 5, ये 5 राष्ट्र चाहते हैं कि विश्व स्तर पर कोई निर्णय लेना हो, इसमें अधिक राष्ट्रों की भागीदारी नहीं हो, हम ही इस पर वर्चस्व बनाए रखें। इस वजह से ये चाहते हैं कि किसी भी रूप में इनकी सदस्य संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। मांग कर रहे हैं, देखिएगा मांग कर रहे हैं बहुत से राष्ट्र, जैसे भारत स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी कर रहा है, जापान स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी कर रहा है, ब्राजील अपनी दावेदारी कर रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन स्थायी सदस्यों की सहमति के बगैर इनकी सदस्य संख्या में बदलाव नहीं किया जा सकता। इस कारण से इसकी सदस्य संख्या में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद में ही आपके बिंदु में ही आगे बढ़े। हमने पढ़ा कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव है विश्व में कहीं शांति स्थापित करनी है, कहीं सैन्य बल का प्रयोग करना है, या जो भी निर्णय लेना है उसके लिए 15 में से 9 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। क्या देखो, शांति के लिए प्रस्ताव है, शांति के लिए प्रस्ताव है, वो हर प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पारित करना आवश्यक है। और सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव है वो पारित तब होगा जब 15 में से 9 का समर्थन आवश्यक है। 15 में से 9 का समर्थन होना आवश्यक है। अब 9 में भी निर्धारित किया गया है कि 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है।
ध्यान रखिएगा, ये कहा गया है कि जो 15 राष्ट्र हैं, 15 राष्ट्र स्थायी सदस्य हैं, उनमें से 9 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। 9 में से कहा गया है कि ये जो 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, इनका समर्थन होना अनिवार्य है। जैसे सपोज कीजिएगा किसी प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद ने 14-1 से पारित कर दिया और जो एक नकारने वाला राष्ट्र है वो एक स्थायी सदस्य राष्ट्र है। इस प्रकार से यदि 14 राष्ट्र किसी प्रस्ताव को पारित कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव पर एक राष्ट्र मना कर रहा है स्थायी सदस्य, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसे ही कहते हैं क्या? वीटो। क्या कहते हैं? वीटो। वीटो का अर्थ है निषेधाधिकार। निषेधाधिकार कहा जाता है। इसका अर्थ होता है मैं मना करता हूं। देखिएगा उदाहरण के तौर पर भारत में क्या किया गया? भारत में जेएनके के अनुच्छेद 370 है, उसको हटाया गया था। जेएनके के अनुच्छेद 370 है, उसको हटाया गया हाल ही में। इसको हटाया गया तब अपना पड़ोसी, अपना माननीय सुचिंतक राष्ट्र है, इस राष्ट्र ने क्या किया? इस बात को अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप मानते हुए यूएनओ की सुरक्षा परिषद तक पहुंचा और सुरक्षा परिषद पहुंचाने वाला एक का माध्यम था इसका चीन। क्योंकि अपने 2 पड़ोसी राष्ट्र हैं, एक तो पाकिस्तान और एक चीन है। ये भारत को कतई भारत के विकास से सहमत नहीं है, इसलिए ये राष्ट्र भारत को किसी भी रूप में निपेट करने का प्रयास करते हैं। अब क्या हुआ कि चीन ने सुरक्षा परिषद में इस पाकिस्तान के मामले को लेकर के गए और मामले को लेकर के एक बैठक बुलाई। ध्यान रखिएगा, जो एक बैठक बुलाई उसको बंद बैठक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अब तक हमने ये देखा नहीं है बंद बैठक क्या होती है। देखिएगा, बंद बैठक बैठकों में शामिल नहीं की जाती है। एक प्रश्न हमारा यह है कि बंद बैठक, इसकी बैठक होती है जैसे साप्ताहिक है या 15 दिन से बैठक होती है, उसमें शामिल नहीं किया जाता है। क्योंकि ये बंद बैठक एक बंद कमरे में 15 सदस्य हैं उनके द्वारा की जाती है। अब हुआ क्या कि चीन ने भारत के जो जेएनके की 370 धारा हटाना है, उसको पाकिस्तान के समर्थन से चीन ने इसकी बैठक बुला ली। इस बैठक बुलाने के बाद क्या हुआ? बंद कमरे में इसकी बैठक हुई। बैठक में अपना एक चीर मित्र रहा है, ध्यान रखिएगा, चीर मित्र रहा अपना रूस। और रूस ने क्या गया, इसमें भारत का समर्थन करते हुए कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है, इसमें यूएनओ द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर रूस ने अपने वीटो का प्रयोग कर दिया। ध्यान रखिएगा, यदि इसमें कोई प्रस्ताव होता है और इसमें स्थायी सदस्य उसका विरोधी बन जाता है तो मानिएगा वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। तो यूएनओ ने कह दिया कि भारत का 370 आंतरिक मामला है, हम इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये और रूस ने हमारा क्या किया है? सहयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान बार बार यूएनओ गया है और यूएनओ में हमारा एक अजीज मित्र है जिसने 1971 में भारत पाक के युद्ध में हमारा सहयोग किया था। ध्यान रखिएगा कि 1971 में पाकिस्तान का सहयोग यूएसए ने किया था, अमेरिका ने किया था और हमारा सहयोग बना था रूस बना था। अब ध्यान रखिएगा, अब रूस ने हमारा फिर से क्या किया है? सहयोग किया। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम रूस को किसी प्रकार की इस प्रक्रिया को भुला नहीं सकते हैं। तो ऐसे में इस आंतरिक मामले को बताते हुए यूएनओ ने इसको रद्द कर दिया। ये कह दिया कि 370 हटाना है
लागू करना है। आंतरिक मामले में भारत चाहे जो कुछ करे उसमें हम किसी का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही इसमें पाकिस्तान को कोई लेना देना है। तो इस रूप में इसको हटाने के लिए वीटो का प्रयोग किसने किया है? रूस के द्वारा किया गया है। अब देखिएगा, अब देखिएगा सुरक्षा प्रश्न के रूप में देखिएगा। देखो अब चार्टर है, चार्टर है, चार्टर का एक अध्याय है, अध्याय 5, इसमें सुरक्षा प्रश्न का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि सुरक्षा प्रश्न का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है। अध्याय 5 में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद में कि कैसे सुरक्षा प्रश्न में कैसे मामले आते हैं, जैसे विश्व के विवादित प्रश्न, विवादित प्रश्न होता है सर्वप्रथम वह इसी सुरक्षा प्रश्न में, सुरक्षा परिषद में पूछता है और सुरक्षा परिषद अपने प्रस्ताव को पारित करके आगे बढ़ाता है। देखिएगा, किसी दो राष्ट्रों के मध्य विवाद है, विवादों को सुलझाने के लिए 4 प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। सबसे पहले समझाना, युवाओं किसी प्रकार के दो राष्ट्रों के मध्य विवाद होता है तो उन राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को बुला करके आपस में सहमति बनाने का कार्य करता है। बात नहीं बनती है, देखिएगा, क्योंकि समझाने से कोई समझता ही नहीं है। ऐसे में समझाने का प्रस्ताव पहला होगा। समझाने के बाद में क्या होता है? मध्यस्थता, मध्यस्थता करता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा वर्तमान में भारत और चीन के मध्य सीमा संबंधी कुछ विवाद चल रहा है। जब हम भारत और चीन में विवाद पढ़ेंगे तब इस प्रश्न को आगे लेकर के आएंगे। गहरा प्रश्न है। उस समय क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि भारत चाहता है तो मैं चीन और भारत के इस विवाद को मध्यस्थता करके हल करने का प्रयास कर सकता हूं। भारत ने इसको ठुकरा दिया। भारत चाहता है कि ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी समस्याओं को भारत हल करने में सक्षम है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है? समझाना, मध्यस्थता करना। तीसरा क्या है? आर्थिक दंड लगाना। आर्थिक दंड का अर्थ होता है यदि कोई राष्ट्र समझाने मध्यस्थता के जरिए नहीं मानते हैं तो ऐसे में उसको आर्थिक रूप से दंडित किया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो ये जुर्माना होगा। जैसे वर्तमान में लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मास्क लगा करके नहीं रहेगा तो उसके जुर्माना होगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क दुकान खोलता है तो दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार के रूल्स युवाओं की सुरक्षा परिषद तय करती है कि यदि ऐसा करते हो तो हम आर्थिक रूप से आपको दंडित करेंगे। ऐसे में भी बात नहीं बन पाती है तो अंतिम उपाय होता है सैन्य कार्यवाही। सैन्य कार्यवाही का अर्थ क्या होता है कि उन राष्ट्रों पे सैन्य कार्रवाई करती है सुरक्षा परिषद। एक ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद के पास अपनी कोई भी सेना नहीं होती। ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद के पास में अपनी कोई सेना नहीं होती। जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उनसे मदद मांगी जाती है। ध्यान रखिएगा, सवेज नहर का मुकदमा था। सवेज नहर के मामले में भारतीय शांति सेना भेजी गई थी। तो ऐसे में प्रत्येक राष्ट्र है अपनी सेना भेजेगा और ये सेना सुरक्षा परिषद की ओर से उन राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए सैन्य कार्रवाई के द्वारा कार्रवाई करेगी या उनका दमन करने के लिए कार्रवाई करेगी। तो इसी प्रकार से यूएनओ का कौन सा अंग है जो राष्ट्रों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है? ये कौन सा है? सुरक्षा परिषद है। इससे आगे देखें,
जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है, यूएनओ का जो बजट है, यूएनओ का जो बजट है, ये बजट का जो प्रस्ताव है ये भी सुरक्षा परिषद से पारित होकर के ही महासभा में जाता है। तो इसके लिए भी, इस बजट के लिए भी 15 में से 9 सदस्यों के आधार पर प्रस्ताव पारित होता है। और इसी के आधार 15 में से 9 का मतलब ये हुआ कि 9 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है 15 में से। ध्यान रखिएगा, यही शर्त लागू है यहाँ पर भी। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन 5 का 9 में शामिल होना आवश्यक है। यदि एक भी राष्ट्र इनकार करता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। तो इस रूप में दूसरा कार्य क्या करता है कि किसी राष्ट्र की सदस्यता के रूप में कहा गया है कि यदि यूएनओ का कोई सदस्य राष्ट्र बनाया जाता है तो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ होता है, तो ये भी कहाँ होता है, सुरक्षा परिषद में है। सुरक्षा परिषद में ही प्रस्ताव या पारित होता है। सर्वप्रथम सुरक्षा परिषद सिफारिश करता है, वो प्रस्ताव कहाँ जाता है, महासभा में, और महासभा 2/3 बहुमत से उसको सत्ता प्रदान करता है। यदि किसी को बर्खास्त करना तो भी 2/3 प्रस्ताव से पारित करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि यूएनओ के महासभा में जो भी विधेयक मानेगा आप या जो प्रस्ताव पारित होते हैं वो सर्वप्रथम सुरक्षा परिषद की सहमति से ही आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए यही कार्य करता है। यही कार्य इसलिए करता है कि इसके सैन्य कार्रवाई का अधिकार भी इसी को ही प्रदान किया गया है। 1945 से लेकर के अब तक बहुत बार सैन्य कार्रवाई की गई है। सैन्य कार्रवाई में सदस्य राष्ट्र उनका क्या कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इसे और आगे बढ़ाएं, थोड़ा और आगे बढ़ाएं, देखिएगा सुरक्षा परिषद के रूप में ही देखिए हम सुरक्षा परिषद अन्य कार्य के रूप में ऐसा कौन सा कार्य करती है जो सुरक्षा परिषद के रूप में अन्य कार्य के रूप में क्या कार्य किया जाता है, देखिएगा सदस्य राष्ट्रों को जो यूएनओ के चार्टर के जो नियम बनाए गए हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई है या कोई समझौता किया गया है, इस समझौते की पालना करवाने का कार्य भी कौन करती है, सुरक्षा परिषद करती है। या जो सदस्य राष्ट्रों को जो यूएनओ की संधि एवं समझौते के लिए बाध्य करता है, समझौते करने के लिए बाध्य करता है, ये कार्य भी किसका होता है, सुरक्षा परिषद का कार्य के रूप में ही माना जाता है। ध्यान रखिएगा। अब इसके अगला सुरक्षा परिषद के बाद में अगले बिंदु के रूप में हम पढ़ते हैं तीसरा अंग के रूप में है, तीसरा अंग के रूप में है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। हमने पढ़ा था कि सुरक्षा परिषद विश्व में शांति बनाने का कार्य करती है। यूएनओ के 2 कार्य हैं प्रमुख रूप से। एक तो विश्व का सामाजिक और आर्थिक विकास करना। ध्यान रखिएगा, यूएनओ विश्व में शांति बनाए रखने का ही काम नहीं करती, साथ में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का भी काम करती है। जो राष्ट्र सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से दुर्बल है, उन दुर्बल राष्ट्रों को ये अब मदद करने का भी कार्य करती है। इसके गठन के संबंध में हम कल चर्चा करेंगे।
आपको बता दें कि हमारी नियमित क्लासें चल रही हैं और इन क्लासों को में आप बने रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जैसे जैसे आप हमें मोटिवेट करते रहोगे, हम अधिक से अच्छा वीडियो देने का प्रयास करेंगे। अपनी तैयारी को बरकरार रखें। थैंक यू।